झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत में छठी कक्षा में देखेंगे हिंदी की अध्याय वीर तुम बढ़े चलो। इस अध्याय का आज हम दूसरा भाग देखेंगे। 7वीं कक्षा में हम देखेंगे हिंदी की अध्याय चाहता हूँ। इस अध्याय का भी आज हम दूसरा भाग देखेंगे। 8वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी की अध्याय पुष्प की अभिलाषा। इस अध्याय का भी आज हम दूसरा भाग देखेंगे। 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी की अध्याय दो बैलों की कथा। इस अध्याय का भी आज हम दूसरा भाग देखेंगे। 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजी का अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय का आज हम तीसरा तथा चौथा भाग देखेंगे और इसी के साथ उन भागों पर आधारित कुछ रोचक प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।
धरती में कवि ने कहा है कि हमारी धरती में बहुत सा खजाना छुपा हुआ है। वो खजाना क्या है कि हम इस धरती से बहुत सारी पैदावार कर सकते हैं, यानी फसल उगा सकते हैं। और इस धरती में बहुत सा पानी छुपा हुआ है, हम उसे निकाल सकते हैं। अगर हम मेहनत करें तो क्या नहीं कर सकते। कवि हमें मेहनत करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि हम मेहनत करके इस धरती से अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। यदि हम मेहनत करेंगे तो ही हमें उसका फल मिलेगा। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए बच्चों, जानते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बहुत सी चीजें सीखी। आज हमने जाना कि कवि हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए हमें कभी नहीं डरना चाहिए और हमेशा मेहनत करनी चाहिए। बच्चों, मुझे लगता है आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी है और घर जाकर आप इस कविता को जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आइए, आज मैं आपको फिर से वो वाली कविता पढ़ाऊंगा जिसका नाम है चाहता हूं। क्योंकि वो कविता तो हमने आधी ही पढ़ी थी, इसीलिए आइए अब उसे पूरा कर लेते हैं। आप सभी अपनी हिंदी की किताब खोलकर बैठिए और क्योंकि उसमें से हम वो कविता पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे और उस कविता को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब तक हमने जितनी कविता पढ़ी उसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद बची हुई कविता का मतलब जानेंगे। तो आप सभी अपनी हिंदी की किताब में देखिए। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मन समर्पित तन समर्पित। मेरे बाद आपको पढ़ना है, ठीक है? और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो बच्चों, मजा आया आप सभी को? बिल्कुल। अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? आप सभी स्क्रीन पर देखिए। बची हुई कविता की लाइन है, मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। मांझ का अर्थ होता है चमकाना और ढाल जब युद्ध में जाते हैं ना
तो एक गोल गोल जैसी चीज जो है वो हाथ में पकड़े रहते हैं, तो उससे बचाते हैं हम अपने आप को। तो सिपाही कह रहा है कि मेरी तलवार मांझ कर चमका दो, साफ कर दो और मेरी कमर पर ढाल बांध दो, क्योंकि मैं युद्ध करने जाऊंगा। हे भारत माँ, मुझे युद्ध के लिए तैयार कर दो। आगे वो कहता है, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। भाल का अर्थ होता है मस्तक, मस्तक यानी सिर, और चरण का अर्थ होता है पैर। शीश का अर्थ होता है सिर, आशीष का अर्थ होता है आशीर्वाद, और घनेरी का अर्थ होता है बहुत। तो इस प्रकार सिपाही कहता है कि मेरे माथे पर अपने चरण की धूल लगा दो और मेरे सिर पर हमेशा अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। क्यों? क्योंकि मैं युद्ध में जा रहा हूं, अपने देश के लिए लड़ने जा रहा हूं। हे भारत मां, मेरी रक्षा करना। आगे वो कहता है, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। आयु का मतलब होता है उम्र। तो जो सिपाही कह रहा है कि हे भारत माता, मैं तुझे अपने सारे प्रश्न और स्वप्न अर्पित कर रहा हूं, सपने सारे अर्पित कर रहा हूं। अब उसके मन में कैसे प्रश्न है? अब आप सबके मन में अलग अलग प्रश्न उठते होंगे कि पेड़ हरा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों होता है, मिट्टी भूरी क्यों होती है, इत्यादि। तो ये सारे प्रश्न जो हैं वो भारत माँ के लिए वह अर्पित कर रहा है और अपने जीवन का, अपनी उम्र का एक एक मिनट जो है वो भारत के लिए समर्पित कर रहा है, भारत को सौंप रहा है। आइए अब हम इतनी कविता को पढ़ते हैं, फिर हम शेष कविता का अर्थ जानेंगे। आप सभी को मेरे साथ पढ़ना है। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप पढ़ेंगे। मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। आइए बच्चों, अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। आगे की कविता है, तोड़ता हूं मोह का बंधन, क्षमा दो गांव मेरे, द्वार घर आंगन क्षमा दो। यहां पर मोह का मतलब होता है एक प्रकार का लालच। तो सिपाही, और क्षमा का अर्थ होता है माफी। तो सिपाही कह रहा है कि मैं अपने इस संसार के जितने भी लालच हैं उसको तोड़ देता हूं, अपने सारे संबंध रिश्ते तोड़ देता हूं, और मेरे परिवार वालों, मेरे गांव वालों, मेरे देश वालों, मुझे माफ करना, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। आगे वो कहता है, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज का मतलब होता है झंडा। तो सिपाही कह रहा है कि मेरे एक हाथ में तलवार दो और दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा दो, क्योंकि मैं युद्ध करने जा रहा हूं। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। मैं फूल अर्पित कर रहा हूं। चमन का मतलब होता है बागीचा,
वह भी वो अर्पित करना चाहता है। नीड का मतलब होता है घोंसला, वह उसे भी अर्पित करना चाहता है। और तृण का अर्थ होता है तिनका, यानी घोंसले का एक एक तिनका अर्पित करना चाहता है। यहां पर सिपाही कह रहा है कि भारत मां, मैं तेरे लिए फूल और फूल से सजे ये बगीचे, ये घोंसला और इस घोंसले का एक एक तिनका तुझ पर समर्पित करता हूं। हे भारत मां, मैं तेरे लिए अपने प्राण भी अर्पित करता हूं। आइए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, फिर आप सभी मेरे पीछे पढ़ेंगे। कविता है, तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि आज हमने क्या कुछ सीखा। इतनी सारी चीजें सीख ली कि सिपाही देश के लिए क्या क्या करना चाहता है, ये जाना। अब हम अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में, पिछली हिंदी की कक्षा में हमने पुष्प की अभिलाषा का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पहली 4 पंक्ति का मतलब जाना था। आशा करता हूं आपको मजा आया होगा वह पढ़ के। चलिए इसके आगे का मतलब भी जानते हैं और देखते हैं कि फूलों की और क्या क्या इच्छा है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस कविता का प्रसंग देखेंगे और इस कविता की पुष्प की अभिलाषा, इस कविता की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं प्रसंग पे। प्रसंग जो है वह हमें मातृभूमि की रक्षा करना सिखाता है, मातृभूमि की रक्षा के बारे में बताता है और वह गर्व महसूस करना भी बताता है। इसमें आप आगे कविता में देखेंगे कि किस तरह से फूल मातृभूमि की रक्षा करने वालों पे गर्व महसूस करता है और मातृभूमि की रक्षा करने को ज्यादा महत्व देते हुए वह राजाओं के शव और भगवान के शीश के महत्व को भी अस्वीकार करता है। तो आइए जानते हैं कि फूलों की क्या ऐसी इच्छा है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाहते हैं, फूलों की क्या इच्छा है। इससे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सम्राटों का मतलब है राजाओं, देवों का मतलब है भगवान, इठलाओं का मतलब है घमंड करूं,
इठलाने का मतलब होता है घमंड करना। तो आइए जानते हैं कि फूलों की क्या इच्छा रही है। फूल कहते हैं कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाओ, यानी कि वह जो है राजाओं के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहते। और क्या कहते हैं फूल कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, यानी कि वह जो है भगवानों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहते और इस चीज पर वह खुद पर घमंड भी नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि वो भगवान के सिर पर चढ़े और अपने भाग्य पर घमंड करें। यहाँ वह भाग्यशाली बनना भी अस्वीकार करते हैं। तो अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं फूल। तो आइए आगे जानते हैं कि फूल खुद को भाग्यशाली बनना भी क्यों अस्वीकार कर रहे हैं। वह भगवानों के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहते, वह राजाओं के शव पर भी नहीं चढ़ना चाहते। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। तो यहाँ पर फूल क्या कहता है आइए जानते हैं। उससे पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। वनमाली का मतलब है वन का माली। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वनमाली यूज किया गया है, यह जो वनमाली इस्तेमाल किया गया है, यह सामासिक पद है। सामासिक पद का मतलब बहुत सारे शब्दों को मिला के एक शब्द का इस्तेमाल करना, यानी यहाँ पे वन का माली को मिलाकर वनमाली बोल दिया गया है, जो कि सामासिक पद है। और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो अब जानते हैं कि फूल क्या कहना चाहते हैं। फूल कहते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, यानी कि फूल कह रहे हैं मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली और उस पथ पर फेंक देना। कहां फेंक देना? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अनेक, यानी कि मातृभूमि की रक्षा करने जो भी वीर जा रहे हैं, जो भी शूरवीर जा रहे हैं, उनके पैरों तले आना चाहते हैं फूल। उनकी इच्छा ये है कि वह भगवान पर ना चढ़े, वह राजाओं के शव पर ना चढ़े, वह प्रेमियों के मालों में ना गूथा जाए, बल्कि वह क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो शूरवीरों के पैरों तले आ जाए और इस पर वो गर्व महसूस करते हैं कि जो शूरवीर है, जो जवान है, वो मातृभूमि की रक्षा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मातृभूमि का मतलब होता है कि जहां पर जन्म हुआ हो, यानी कि फूल कहते हैं कि जो हमारी मातृभूमि है उसकी रक्षा करने जो भी जवान जा रहे हैं, उनके पैरों तले आने में मुझे ज्यादा गर्व महसूस होगा, ना कि भगवान पर चढ़ने में और या फिर राजाओं के शव पर चढ़ने में। आशा करता हूं आप लोगों को यह काव्यांश समझ आया होगा और पढ़ के मजा भी बहुत आया होगा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या जाना? आप लोगों ने जाना कि फूलों ने कहां रहना अस्वीकार किया है। याद कीजिए, राजाओं के शव पर और कहां? बिल्कुल सही, भगवानों पर चढ़ना अस्वीकार किया है। और फूल की चाहत क्या है? क्या चाहत रखती है फूल? फूल की इच्छा क्या है? फूलों की इच्छा यह है कि वो जो शूरवीर है, जो मातृभूमि की रक्षा करने जा रहे हैं, उनके पैरों तले आए और गर्व महसूस करें खुद पे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत मजा आया होगा ये कविता पढ़कर। ये कविता यहीं समाप्त होती है। आप सभी घर जाके इस कविता को अपनी पुस्तक भाषा मंजरी से जरूर पढ़िएगा और
अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ अभ्यास कार्य के साथ, जिसमें हम इस कविता के ऊपर कुछ प्रश्न के सवाल लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले पाठ का प्रसंग जानते हुए प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। इससे पहले हमने यह देखा कि झूरी के दो बैल थे, हीरा और मोती। वे दोनों आपस में अच्छे मित्र थे। एक बार झूरी ने उन दोनों को अपने साले गया के घर भेज दिया और वहां पर इन दोनों के साथ बुरा व्यवहार हुआ। इसीलिए ये दोनों वापस अपने मालिक के पास आ गए। अब आगे यह हुआ कि गया ने इन दोनों पर अत्याचार किया और हीरा मोती फिर वहां से भाग निकले। लेकिन क्या वो भागकर वापस झूरी के पास आ गए? आखिर क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब हीरा और मोती घर वापस आ गए तो झूरी की पत्नी ने दोनों पर बहुत गुस्सा किया, खाने को कुछ विशेष न दिया, साथ ही नौकर को चेतावनी भी दी कि इन्हें खाने के लिए कुछ न दिया जाए। झूरी बहुत ही दुखी था। फिर दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। जब दोनों ही घर पहुंचे तो उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। ना तो उन्हें कुछ खाने के लिए विशेष दिया गया, सूखी घास दी गई और खेतों में दिन भर काम कराया गया। दिन भर खेतों में काम करने के बाद जब उन्होंने नाद में मुंह डाला तो उन्हें सूखे भूसे के अलावा और कुछ ना मिला। इस पर दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। यदि वह कुछ कहते तो गया उन्हें पीटता, किंतु जीवन पूरा निराशा से नहीं भरा हुआ था। उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। वह छोटी सी बच्ची इन दोनों बैलों को रोटियां खिलाया करती थी। वह 2 रोटी चुपके से इन 2 बैलों के नाद में डाल दिया करती थी। इन हट्टे कट्टे बैलों का 2 रोटियों से क्या होता, पर फिर भी मन को एक संतुष्टि मिलती थी। पर दोनों इस अत्याचार से बहुत दुखी थे, इसीलिए दोनों फिर यहां से भागना चाहते थे। दोनों ने रस्सी चबाकर वहां से भागने की योजना बनाई। अब दोनों कैसी योजना बनाते हैं? एक दिन मोती हीरा से कहता है कि अब तो सहा नहीं जाता। तो हीरा उससे पूछता है, क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता है कि एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी यहां पर जो मोती है वो हिंसा की बात कर रहा है, किंतु यहां पर आप पशु की पशुता देखिए। जहां पर पशुता को गलत समझा जाता है, लोगों को कहा जाता है कि इसकी सोच जानवर जैसी है, वहां पर देखिए जानवरों की सोच कितनी प्यारी है। हीरा कहता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। यानी जब मोती हिंसा की बात कहता है तो हीरा उसके परिवार का भला सोचता है, उसकी लड़की का भला सोचता है। यहाँ पर पशुता का आप देख सकते हैं कितना गहरा प्रभाव है। जब मोती कहता है कि मैं मालकिन को ही फेंक देता हूं, मालिक को नहीं तो मालकिन को ही फेंक देता हूं, पर जो हीरा है वो कहता है कि औरतों पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर स्त्रियों के सम्मान की भावना है। हीरा ने अपने धार्मिक विचार को, धर्म परायणता को यहाँ पर प्रकट किया है। लोगों की सोच को बदल के ही रख दिया है कि पशु जो है वो किसी की नहीं सोचते, यहाँ पर पशु हर किसी की सोच रहे हैं। और उस समय भारतीयों को पशु के मानिंद समझा जाता था। यहाँ पर प्रेमचंद ने प्रतीकात्मक अर्थों में स्पष्ट किया है कि भारतीय पशु नहीं है। आइए अब हम शेष कहानी पढ़ते हैं। शेष कहानी में यह होता है कि जब
वे दोनों यहाँ से भागने की योजना बनाते हैं तो वह बच्ची आती है और इन दोनों की रस्सियां खोल देती है और ये दोनों सोचते सोचते वहां से भाग जाते हैं। जब गया को इसकी भनक पड़ती है तो गया भी इनके पीछे भागता है, पर ये लोग इतने तेज भागते हैं कि गया इन्हें पकड़ नहीं पाता। भागते भागते ये एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां इनके सामने एक सांड खड़ा होता है। इस पाठ में आपने देखा विद्यार्थियों, हमेशा मनुष्यता को श्रेष्ठ समझा जाता है और पशुता को निम्न विचार, किंतु यहाँ पर प्रेमचंद ने अपनी कहानी में स्पष्ट किया है कि मनुष्यता कितनी निम्न है कि वह मुक पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करती है, सीधे पशुओं के साथ बुरा व्यवहार करती है। वही मनुष्यता, वही पशुता कितनी श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है, जो मनुष्य के बारे में सोचती है। यहां पर प्रेमचंद ने एक बहुत ही आदर्शवादी दृष्टिकोण को दिखाया है और बताया है कि किस प्रकार पशु उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार उन्हें समझा जाता है। यानी भारतीय असल में पशु नहीं बल्कि मानवता का दृष्टिकोण रखकर जीने वाले हैं। यहाँ पर बैल जो है वह भारतीय विचारधारा का, भारतीय सोच का प्रतीक है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने देखा गया जो है वह किस प्रकार के अत्याचार हीरा और मोती पे करता है और हीरा और मोती क्या सोचते हैं गया के परिवार के बारे में और गया के बारे में। इसी प्रसंग में हमने हीरा के चरित्र को उभरता हुआ पाया। हमने यह भी पढ़ा कि हीरा और मोती गया के घर से दोबारा कैसे भाग निकले। साथ ही हमने स्त्री विषयक दृष्टिकोण भी इस वीडियो में पाया। मुझे आशा है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी और घर से आप इस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इतने अंश को नहीं पढ़ा तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़िएगा। साथ ही अगली वीडियो देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आइएगा, जिससे अगली वीडियो देखना बहुत ही सरल हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवक जगत और कवक का वर्गीकरण समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कवक जगत। दोस्तों, कवक जगत को हम फंजाई भी कहते हैं। आइए इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। कवक विश्वव्यापी यानी कि कॉस्मोपॉलिटियन है, जिसका अर्थ है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधे पर पाए जाते हैं। जैसे कि ये ब्रेड, अगर आप ब्रेड को कुछ दिन के लिए खुला नमी वाले स्थान पर छोड़ दें तो ब्रेड कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। यह कवक की वजह से होता है और ये फलों के ऊपर भी उग जाते हैं। कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यीस्ट जो कि कवक जगत का एक सदस्य है वह एक कोशिकीय है। यह यीस्ट का माइक्रोस्कोपिक इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि यीस्ट कुछ इस प्रकार का दिखता है और यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वह एक लौता फंजाई का ऐसा सदस्य है जो कि एक कोशिकीय है। आइए दोस्तों, अब कवक की शरीर की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक मशरूम है जो कि कवक जगत का एक सदस्य है। कवक तंतुमय होते हैं। यह पतली लंबी धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कवक तंतु यानी कि हाइफा कहते हैं। बहुत सारे हाइफा आपस में मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। अब दोस्तों, कवक तंतु भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है संकोच की कवक तंतु और दूसरा है पटीय कवक तंतु।
अब दोस्तों आइए इनके बारे में जानते हैं। जो दोस्तों संकोष्ठी कवक तंतु होता है यह बटे नहीं होते, यानी कि इसमें सेप्टेट नहीं होता है और यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं और इनमें बहुकेंद्रीकृत कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरी तरफ जो पटीय कवक तंतु होता है उनमें सेप्टेट पाए जाते हैं, तो जिसका मतलब है कि यह कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स नहीं होती हैं, यह विभाजित होते हैं और इनके सेप्टेट में छिद्र होते हैं जिससे कि इनका कोशिका द्रव्य संपर्क में रहता है। और दोस्तों आपको एक और बात फंजाई यानी कि कवक के बारे में याद रखनी है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कवक जगत की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, जैसे कि ये मृत जीवी यानी कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है ये मृत जीवों पर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई परजीवी के रूप में भी रहते हैं, जिसका अर्थ है कि ये दूसरे जंतु और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों कुछ फंजाई तो एल्गी के साथ भी रहते हैं, जिन्हें हम लाइकन कहते हैं। और दोस्तों लाइकन कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दोस्तों कुछ फंजाई पेड़ों के मूल के साथ संबंध बना के रहते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह फंजाई का बीजाणु है जो कि किसी एक पेड़ की मूल के साथ रहता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फंजाई में जनन को समझते हैं। फंजाई कायिक विधि यानी कि वेजिटेटिव मीन्स खंडन यानी कि फ्रैगमेंटेशन, विखंडन यानी कि फिशन, मुकुलन यानी कि बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु से होता है, जिसे कोनिडिया अथवा धानी बीजाणु, जिसे हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं, अथवा चल बीजाणु, जिसे हम जूस्पोर्स कहते हैं, उनके द्वारा होता है। और दोस्तों इनमें लैंगिक जनन निषिक्तांड यानी कि ऊस्पोर्स, एस्कस बीजाणु यानी कि एस्कोस्पोर और बेसिडियम बीजाणु यानी कि बेसिडियोस्पोर्स से होता है। आइए दोस्तों फंजाई में लैंगिक जनन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले दो युग्मक जो कि चल अथवा अचल हो सकते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। कुछ फंजाई में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकी अवस्था बनती है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक होते हैं। इस कंडीशन को हम केंद्रक युग्म यानी कि डायकैरियन कहते हैं और इस फेज को हम द्विकेंद्रक प्रावस्था यानी कि डायकैरियोफेज कहते हैं। बाद में केंद्र संलयन होता है, जिसके बाद द्विगुणित कोशिका बनती है। इस द्विगुणित कोशिका में मियोसिस के बाद अगुणित बीजाणु का उत्पादन होता है, जो कि बाद में माइसीलियम का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरह से फंजाई में लैंगिक जनन के स्टेप्स होते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कवक का वर्गीकरण समझते हैं। ये कवक जाल के आकार की, बीजाणु बनने तथा फलनकाय होने के आधार पर विभाजित किए गए हैं। तो जो सबसे पहला समूह इसका आता है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अब इसको जानते हैं। जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यह राइजोपस यानी कि ब्रेड माउल्ट है। यह फाइकोमाइसिटीज का सदस्य है और यह ब्रेड पर उगता है, जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात कर चुके हैं। अब हम फाइकोमाइसिटीज के कुछ विशेषताओं को जानेंगे। ये जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम सलीन स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रिक होता है। ये अलैंगिक जनन
चल बीजाणु यानी कि जूस्पोर्स तथा अचल बीजाणु यानी कि एप्लानोस्पोर्स के द्वारा करते हैं। ये बीजाणुधारी यानी कि स्पोरेंजियम से उत्पन्न होते हैं। आइए फाइकोमाइसीट्स के कुछ और उदाहरणों को जान लेते हैं। पहला है म्यूकर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, और दूसरा है एल्ब्यूगो। आइए अब कवक जगत के अगले समूह एस्कोमाइसीट्स को समझते हैं। इन्हें थैली फंजाई यानी कि सैक फंजाई भी कहते हैं। इनका कवक जाल शाखित तथा पटीय होता है। इनमें एक कोशिकी यानी कि यीस्ट और बहुकोशिकी पेनिसिलियम आते हैं, और पेनिसिलियम का चित्र आप यहां पर देख सकते हैं। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा शमल रागी यानी कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस का अर्थ है कि ये पशुओं के मल में उग जाते हैं। अब हम एस्कोमाइसीट्स के जनन को समझेंगे। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है, और यह बीजाणु विशिष्ट कवक जाल कोनिडी मदर यानी कि कोनिडियोफोर पर उगते हैं और बाहरी ओर उत्पन्न होते हैं। ये कोनिडिया बीजाणु हाइफा यानी कि कवक तंतु का निर्माण करते हैं, और इनमें लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स यानी कि एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिडियोमाइसीट्स को समझते हैं। इसमें मुख्यतः मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल आते हैं। और दोस्तों, इनका कवक जाल भी शाखित तथा पटीय होता है। आइए अब बेसिडियोमाइसीट्स के जनन को समझते हैं। दोस्तों, ये बेसिडियम फलनकाय है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसमें बेसिडियम होता है, जहां पर केंद्रक संलयन तथा मियोसिस से 4 बेसिडियोस्पोर्स यानी कि बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। यह बीजाणु नए फंजाई का निर्माण करते हैं। आइए अब बेसिडियोमाइसीट्स के कुछ उदाहरणों को जानते हैं। यह एगैरिकस है, जो कि बेसिडियोमाइसीट्स का एक सदस्य है, और इसका अगला उदाहरण है ऑस्टिलैगो। ऑस्टिलैगो दोस्तों एक परजीवी के रूप में रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम कवक के आखिरी समूह ड्यूटेरोमाइसीट्स को समझेंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं, और इनके हमें अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। और दोस्तों, ये कोनिडिया से जनन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा की एक कॉलोनी है, और अल्टरनेरिया। यहां पर दोस्तों कवक जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और जनन प्रक्रियाओं को समझा। और दोस्तों साथ ही में हमने कवक का वर्गीकरण भी जाना, जिसमें हमने इसके कुछ समूहों के बारे में चर्चा करी। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी किताब का एक जगत फंजाई यानी कि कवक को समाप्त कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवक जगत के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत, विषाणु, विरियोइड तथा लाइकन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पादप जगत से शुरू करते हैं। इस जगत में सारे पेड़ पौधे आते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानेंगे। इसमें यूकैरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होती, वे जीव पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इसमें कुछ जीव परपोषित हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। पादप जगत को हम आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब जंतु जगत के बारे में जानते हैं। इसमें यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जीव परपोषित है। और दोस्तों इसमें हम मानव भी आते हैं। जंतु जगत को भी हम आने वाली वीडियोस में विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों अब विषाणु यानी कि वायरस को जानते हैं। दोस्तों आप कभी ना कभी बीमार तो हुए ही होंगे। क्या आपने सोचा है यह किसकी वजह से होता है? मनुष्य में दोस्तों बीमारी का मुख्य कारण विषाणु भी है। जो विषाणु सर्दी करते हैं वह कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें दोस्तों, तो विषाणु के पास वायरल जीनोम होता है, जिसमें कि डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनके पास एक प्रोटीन आवरण भी होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। और दोस्तों ये विषाणु अकोशिक होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं होती हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि विषाणु यानी कि वायरसेस की खोज कैसे की गई थी। वायरस शब्द, इसका अर्थ विष अथवा विषैला तरल है। दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणुओं का पता लगाया था। इन्होंने बताया कि ये रोगाणु बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकल जाते हैं। फिर बाद में M.W. बेजरनिक ने 1898 में दर्शाया कि संक्रमित पौधे का रस स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर देता था, और इस रस को उन्होंने कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम कहा। फिर W.M. स्टैनली ने 1935 में दर्शाया कि इन वायरसेस को रवेदार बनाया जा सकता है। इसमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। दोस्तों जरा यहाँ देखिए, यह TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस का चित्र है, जिसमें कि मैंने आरएनए और कैप्सिड को दर्शाया हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी किताब का चित्र है, और ये वायरस तंबाकू मोज़ैक रोग करता है। और यहाँ पर देखिए, यह जीवाणु भोजी है। ये भी एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। इसके अलग अलग भाग हैं: शीर्ष, कॉलर, आच्छद और तंतुपूछ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम विरियोइड को समझेंगे। सन 1971 में T.O. डायनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने पोटैटो स्पिंडल नामक रोग से इनको खोजा था, जिसमें कि संक्रमित आलू का आकार लंबा सा हो जाता है। विरियोइड मुक्त आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता है। आइए दोस्तों अब लाइकन को समझते हैं। इसके बारे में हम अपनी पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। यह एक सहजीवी संबंध है फंजाई और शैवालों का, जिसमें कि फंजाई वाले भाग को हम माइकोवायन कहते हैं और
शैवाल वाले भाग को हम शैवलांज यानी कि फाइकोबायोन कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने पादप जगत को जाना, हमने जंतु जगत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करी, हमने विषाणु और विरियोइड को जाना जिसमें कि हमने इसकी कुछ विशेषताएं और इसके स्ट्रक्चर को समझा, और आखिरी में हमने लाइकन को जाना। दोस्तों आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय वनस्पति जगत को शुरू करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करती हूँ डिजी 7 के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने छठी कक्षा में पढ़ा हिंदी की अध्याय वेट तुम बढ़े चलो। 7वीं कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी की अध्याय चाहता हूँ। 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी की अध्याय पुष्प की अभिलाषा। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा हिंदी की अध्याय 2 बैलों की कथा तथा 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा जीव जगत का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कि अब हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल छठी कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर द स्काईलार्क। 7वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के चैप्टर अटिला। 8वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के चैप्टर डैफोडिल्स। 9वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड तथा 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी हमने देखा इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजी 7 इकोवेशन सर्च करें, जिससे कि आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 572 8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।